हेलो स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे हैं आईएससी 2023 के पेपर का। इसके हम सॉल्यूशंस को आप लोगों को समझाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि इसमें जो सेक्शन होते हैं वो डी सेक्शन तक होते हैं। जो ए सेक्शन होता है वो 14 मार्क्स का होता है। 7 क्वेश्चंस अल्टरनेटिव चॉइस वाले होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें एक ऑप्शन सही होता है। तो 7 नंबर के हो गए 7 क्वेश्चन। फिर इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं, जो एक एक नंबर के होते हैं। सेक्शन बी में सेक्शन बी 7 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। टोटल कितना हो गया? 14 हो गया। ओके। सेक्शन ए हम आपको बता चुके हैं, 7 into 1 और 7 into 1। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेकंड वाले वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं। अब सेक्शन सी में 9 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के। टोटल मार्क्स कितना हो गया? 27। फिर सेक्शन डी 3 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स का, तो टोटल 15 हो गया। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 70 आएगा। कितना आएगा? 70। ओके। 30 क्वेश्चंस का फिजिक्स पेपर 2 होता है, जो कि प्रैक्टिकल होता है। ये कौन सा है? फिजिक्स पेपर 1 है। फिजिक्स पेपर 1, जिसे हम थ्योरी भी बोलते हैं, थ्योरी वाला। ओके। फिजिक्स पेपर 1 थ्योरी। तो ये क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर हो गया, जो इस साल 2024 में आएगा, सेम 2023 जैसा आएगा। ओके। अब यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन ए, जो कि 14 मार्क्स का है। इन क्वेश्चन 1 to 7 गिवन बिलो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ए, बी, सी और डी फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। ओके। अब देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? A hollow sphere of radius r has a point charge q at its center. Electric flux emanating from it is phi. If both the charge and radius of the sphere be doubled, electric flux emanating from the sphere will be। देखो यहाँ पर क्या है, गॉस थ्योरम का यूज होगा। देखो, कोई भी क्लोज सरफेस के लिए, एक क्लोज सरफेस है कोई, सपोज करो इसके अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है। अभी कितना निकल रहा है? फाई निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है? फाई निकल रहा है। ठीक है, ये बता रहे हैं फाई निकल रहा है। अब उसने क्या किया? रेडियस को डबल कर दिया गया। रेडियस को क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया। ये रेडियस क्या थी? आर थी। अब उसने रेडियस को 2r कर दिया, चार्ज को भी 2q डबल कर दिया। देखो, तो जो चार्ज पे डिपेंड होता है, इसके शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं होता है। जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं होता है। किस पे डिपेंड होता है? उसके अंदर नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज डबल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा? बी होगा। तो हम बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर को कैसा लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। देखो, पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन 1, फिर उसका ए पार्ट, ए का 1, और इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम बी लिखेंगे बस। अंडरस्टूड? इस तरह से लिखेंगे। और ठीक ना? इससे आपके समय क्या होगा? कम समय का मैनेज होगा, समय बर्बाद कम होगा। ओके। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो कि बिकम 2 फाई। ओके, लेकिन आप इसको बी लिखें। सिर्फ क्वेश्चन 1 लिखेंगे आप पहले तो, फिर उसका सेक्शन ए का 1 का पी होगा। ओके, अंडरस्टूड? अब देखें नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक करंट आई flowing through a metallic wire is gradually increased. The graph of electric power P developed in it versus the current I.
देखो आपको पता है पावर का क्या रिलेशन है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ये आपका रिलेशन है P इक्वल टू। अब यहाँ पर R कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो P इज डायरेक्ट क्या प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका जो डायग्राम बनेगा, ग्राफ बनेगा, यहाँ पर P को उन्होंने क्या लिया, बाई एक्सिस पे लिया, तो एक पैराबोला बनेगा। देखो पैराबोला दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का, इसका डायग्राम ऐसे बनता है इस तरह से, ठीक है। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का जो पैराबोला होता है उसका डायग्राम इस तरह से बनता है। एक पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो उसका डायग्राम ऐसे बनता है इस तरह से, क्लियर। तो देखो ये वाला पैराबोला किस टाइप का है, हम P को बाई एक्सिस पर ले रहे हैं और I को कहाँ पर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, पावर किस पे है, I पे है। तो जो इस वाला टाइप का पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो I स्क्वायर इक्वल टू 1/RP, यहाँ पर 1/R कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इस तरह का पैराबोला बनेगा, तो इसका डायग्राम ये होगा, दिस इज। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लिख ही चुके हैं, ए का, अब सेकंड का यहाँ पर आ जाएगा सी, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा, सेकंड का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो पैराबोला को आपको समझना पड़ेगा, ये दो टाइप्स के पैराबोला होते हैं, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम इस तरह से बनता है, एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, उसका डायग्राम इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर देखो P को हमने कहाँ पर लिया है, बाई एक्सिस पर लिया है, I को कहाँ पर लिया है, एक्स एक्सिस पर लिया है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म बनेगा आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, a circular coil has radius r, number of turn n and carries a current I, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इट सेंटर, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना है, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। कोई सर्कल है जिसमें I करंट बह रहा है, कैसा बह रहा है, I करंट बह रहा है, जिसकी रेडियस क्या है, R है, स्मॉल r है, इसके सेंटर पे निकालना है। तो आपको पता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a, ये यहाँ पर रेडियस है तो अपना क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n का भी यहाँ पर इंटू होगा, तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट NI अपॉन 2r, ये फार्मूला बन जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट NI अपॉन 2r, तो B इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर, B। तो हम किस तरह से लिखेंगे, देखो इस तरह से लिखेंगे, थर्ड का B, आगे नहीं लिखेंगे, हमको अच्छी तरह से, ठीक ना, इसी में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कैसे लिखेंगे, सेक्शन A, ओके, सेकंड का आपने इधर लिखा आंसर, फर्स्ट का इधर लिखा आंसर, ठीक ना, ऐसा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। If an object is placed at a distance of 10 centimeter in front of concave mirror of focal length 20 centimeter, the image is formed will be। अब देखो फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है, F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो F 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। U कितना दिया हुआ है, U दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो हमें डिसाइड करना है कि F नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा लेंगे।
अब यदि हम भूल जाते हैं कि भैया नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, तो उसको इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने कॉनकेव मिरर बनाया, क्या बनाया? कॉनकेव मिरर बनाया ये, ठीक ना। नेचुरल बात है, मिरर जिस ए स्फीयर का बना होगा इसका सेंटर ये होगा, क्या होगा? ये सेंटर होगा उसका। अब कोई भी होती है हम उसको कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। तो इस तरह से मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। आपकी रे कैसी आ रही है? रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगी, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी? निगेटिव होगी। एफ क्या होता है? r/2 होता है। तो इसकी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी? निगेटिव होगी। दूसरा तरीका, यहाँ पर हम ए वाई एक्सिस ले लें, ए एक्स एक्सिस ले लें, तो हम यहाँ से इधर मेजर कर रहे हैं, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की साइड जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ कैसा होगा? इसका निगेटिव होगा। अब अपना जो फार्मूला होता है, देखो फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला कहलाता है 1/f = 1/v + 1/u। ये मिरर फार्मूला होता है। f कितना है? -20 सेंटीमीटर है। u कितना है? -10 सेंटीमीटर है। इसमें हम वैल्यू पुट करके v को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो दिस इज 1/-20 = 1/v + 1/-10। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 1/10 - 1/20 = 1/v। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो v की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 20 सेंटीमीटर। वो भी किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव में आने का मीनिंग है कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है। कहाँ पर बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, और 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो हम इसमें ये लेंगे, सी होगा इसका आंसर, वर्चुअल एंड 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। फोर्थ का आंसर ए कितना हो गया? सी हो गया। उस तरह से, ठीक ना। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से हम एग्जाम में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट आर एसोसिएटेड विद द सोर्स एट इन्फिनिटी। ये पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट एसोसिएटेड विद द सोर्स एट इन्फिनिटी। यदि सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो क्या बनता है? प्लेन वेव फ्रंट बनता है। क्या बनता है? प्लेन वेव फ्रंट बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिफ्थ का क्या होगा आंसर? बी होगा। इस तरह से लिखेंगे हम उसे। ओके, सोर्स जब इन्फिनिटी पर होता है तो कौन सा बनता है? प्लेन वेव फ्रंट बनता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, मैटर वेव्स आर। अभी सिक्स्थ है, ये पूछा गया है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या होती हैं? तो देखो, वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। जो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड होती हैं वेव, वह मैटर वेव्स होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। मैटर वेव्स हम किसको बोलते हैं? जो वेव मूविंग पार्टिकल से क्या होती हैं? रिलेटेड होती हैं। तो सिक्स्थ का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। सिक्स्थ का आंसर ए। इस तरह से हम अपने एग्जाम में लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज सेवेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। तो देखो, जो सेमी कंडक्टर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होती है। उसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसका क्या आंसर होगा? बी होगा, इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। तो इसमें हम इस तरह से टिक लगाएंगे, सेवेंथ बी। जो देखो, मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है
रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेमी कंडक्टर का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ बी पार्ट पे आते हैं हम। किसके बी पार्ट्स पे आते हैं, सेक्शन ए के बी पार्ट्स पे आते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, मतलब बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना है, ओनली वन लाइन में। व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस विच हैव सेम पोटेंशियल एवरीवेयर। क्या लिखेंगे हम इसका आंसर, सरफेस विच हैविंग सेम पोटेंशियल एवरीवेयर। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं द लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग द सेम पोटेंशियल, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड। तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एवरीवेयर। ठीक है, जी सेक्शन ए का पार्ट ए हो गया, जी पार्ट बी है। तो पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एवरीवेयर, ऐसा हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एवरीवेयर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एवरीवेयर। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, इन केस ऑफ मेटल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो ये डायरेक्ट फार्मूला उसने पूछा है, आपको रिलेशन लिखना है। तो आपको पता है जे इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा ई होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस पर चाहो तो वेक्टर भी लगा सकते हो, वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा वेक्टर ई, दोनों ही केस में ये सही माना जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, इस तरह से आप उसे लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ के बारे में उसने आपसे पूछा है कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे भैया ईएमएफ डेवलप्ड इन कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ डेवलप्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर। तो इसके आंसर को ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल यूज। ये बोला गया है कि भैया माइक्रोस्कोप का नॉर्मल यूज का क्या मीनिंग है। तो फाइनल इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनना चाहिए। जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो माइक्रोस्कोप क्या कहलाता है, नॉर्मल यूज कहलाता है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अ माइक्रोस्कोप इज सेड टू बी नॉर्मल यूज when the final image is formed at the least distance of distinct vision, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25.0 सेंटीमीटर लिखेंगे हम। अंडरस्टूड। तो माइक्रोस्कोप में नॉर्मल यूज का मतलब है कि जब फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही हो। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ फिफ्थ, in a single slit Fraunhofer diffraction experiment, how does the angular width of central maximum change when the slit width is increased? When the slit width is increased, देखो यहाँ पर ये पूछा गया है, स्लिट विड्थ को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। ये फार्मूला होता है सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ का,
उसकी एंगुलर पोजीशन का 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ई होता है। अब ई कहाँ पर आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब यदि 2 थीटा, देखो ई यहाँ पर देखिएगा, पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। देखो, इन अ सिंगल स्लिट फॉर ओपन डिफ्रैक्शन हाउ डज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम चेंज व्हेन द स्लिट विड्थ इज इंक्रीज। अब हम यदि स्लिट विड्थ को इंक्रीज कर देंगे, ई को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, तो इस सेंट्रल विड्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो हम सिंपल आंसर ऐसा लिखेंगे। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? फिफ्थ का हम आंसर लिखेंगे एंगुलर विड्थ डिक्रीज, बस खत्म। एंगुलर विड्थ डिक्रीज कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी एंगुलर विड्थ। ओके, अंडरस्टूड। क्यों हो जाएगी? देखो, ई को जब हम बढ़ाएंगे, स्लिट विड्थ को जब हम बढ़ाएंगे, तो ये 2 थीटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आंसर में हम लिखेंगे एंगुलर विड्थ इज डिक्रीज। एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेम द न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द कोर ऑफ द सन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हम 6th के आंसर में सिर्फ इतना ही लिखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, बस खत्म हो जाएगा आपके 1 नंबर पक्के। उसको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ 7th, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड? व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिकॉन इज डॉप्ड विथ ट्राइवेलेंट एलिमेंट? सिलिकॉन को हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट से क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। तो आपको पता है भैया, ट्राइवेलेंट से जब ड्रॉप करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। क्या बनता है? पी टाइप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बस पी टाइप लिखेंगे हम। 7th का आंसर होगा पी टाइप, बस इससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। आगे लिखना हो तो आप सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर लिख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये सेक्शन ए हो गया है। ओके, नाउ सेक्शन बी 14 मार्क्स का होगा। इसमें 7 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट शॉन इन फिगर 1 गिवन बिलो। ये डायग्राम दिया हुआ है। ये C1 और C2 पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। इन दोनों पैरेलल के कॉम्बिनेशन में C3 लिया हुआ है। तो देखो, हमें पता है कि कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? देखो, C इक्वल टू होता है पैरेलल के लिए C इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है, ठीक है। C इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। तो ये किन दोनों का कॉम्बिनेशन है? C1 और C2 का कॉम्बिनेशन है। तो हम इसको C12 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? C12, ठीक है। इस तरह से देखो, तो ये हो जाएगा आपका C12 इक्वल टू C1 प्लस C2। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाती हैं। तो ये 50 प्लस 50 C12 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब 100 माइक्रोफैराड इस C1 और C2 का रिजल्टेंट है। इस C3 के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। किस में कनेक्ट होगा? सीरीज में। तो ये फार्मूला बनेगा सीरीज का 1/C इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/C3 प्लस 1/C12, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/C इक्वल टू C3 कितना है? 25 है। तो 1/25, ये कितना है? C12 100 है। तो 1/100 हो जाएगा। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आएगी। हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो इधर किए देते हैं हम इसको सॉल्व। तो देखो 1/C इक्वल टू, एलसीएम लिया तो ये 100 आया, ये 4 प्लस 1, तो 1/C इक्वल टू 1/20। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके,
अब ये टोटल जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 2 नंबर का है, तो 1 नंबर का ये होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, वो भी 1 नंबर का है। देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P विच इज एट अ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ P which is at a distance of 9 centimeter from a point charge of 50 माइक्रोकूलम। अब हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला ये होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखो यहाँ पर आर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻² मीटर। क्यू कितने क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है हमें 50 माइक्रोकूलम। तो ये माइक्रो जब हटता है तो 10⁻⁻6 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 50 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। अभी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो देखो V इक्वल टू कितना होगा, अब आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ये हम Q की वैल्यू रखेंगे 50 × 10⁻6, R की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻²। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 50, 9 से 9 कैंसिल होगा, पावर ये 10⁻³ बचेगा, 10⁻⁻² से 10⁻5 हो जाएगा। बोल्ट में अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो V इक्वल टू 5 × 10⁻6 वोल्ट। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ थर्ड, फर्स्ट में दिया हुआ है राइट द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की हमें बैलेंसिंग कंडीशन को लिखना है। तो देखो वो होती है, थर्ड के फर्स्ट का आंसर जो होगा तो बैलेंस P/Q इक्वल टू R/S होती है। ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है। हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना, इसको भी हम लिख सकते हैं या फिर, ठीक ना। ये तो अपनी फर्स्ट बैलेंसिंग कंडीशन हो गई। सेकंड बैलेंसिंग कंडीशन में हम लिख सकते हैं, देखो R1/R2 इक्वल टू R3/R4 भी लिख सकते हैं। ये और है, या तो हम इसे लिखेंगे या इसे लिखेंगे, या फिर हम बैलेंसिंग कंडीशन में ये भी लिख सकते हैं IG इक्वल टू 0। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट बहेगा, 0 करंट बहेगा। तो तीनों में से कोई भी एक लिखने पर आपको नंबर मिलेगा। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। इस तरह से उसे हमें समझना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो बैलेंसिंग कंडीशन हो गया। इसको भी हम लिख सकते हैं IG मतलब क्या है, करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में होता है तो उसमें करंट कितना होता है, 0 होता है। या तो हम इसे लिखेंगे या इसे लिखेंगे या इसे लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखिएगा थर्ड का सेकंड, करंट I फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर इज रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन H फॉलोज। I इक्वल टू क्या है यहाँ पर, NaEVD है। स्टेट व्हाट द सिंबल N स्टैंड फॉर। हमें बताना है कि सिंबल N किसके लिए स्टैंड है, इसको हमें क्या करना है, बताना है कि सिंबल N किसके लिए स्टैंड है। तो देखो भैया थर्ड का सेकंड, N है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। N को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर क्या लिख सकते हैं, दूसरा भी हम इसमें लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा हम लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर मीटर क्यूब है। ओके, अंडर नाउ क्वेश्चन नंबर 4, when an electric current is passed through a wire or a coil, a magnetic field is produced. Is the reverse phenomena possible? उसने बोला है कि किसी में इलेक्ट्रिक करंट यदि किसी कॉइल या वायर से पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इसका रिवर्स फिनोमेना पॉसिबल है क्या, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा एस, हाँ कर सकते हैं। फिर आगे उसने बोला है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। हमें एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल बनाना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ठीक ना, एग्जाम्पल में। ओके, देखो तो डायग्राम इस तरह से बनेगा, कोई कॉइल लें कोई मैग्नेट लें। अब कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होता है तो करंट बनेगा। अब रिलेटिव मोशन ऐसे हो सकता है, मैग्नेट कॉइल से दूर जाए या मैग्नेट कॉइल के पास आए, इस तरह से उसे हम समझेंगे। देखो ये सपोज करो इस डायग्राम में, ये फर्स्ट वाला डायग्राम देखिएगा, इसमें जो मैग्नेट है वो कॉइल से कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, दूर जा रहा है, तब भी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा इस कॉइल में। इसमें मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा है टुवर्ड्स द कॉइल, तब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सॉरी तब भी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ठीक ना, इसमें कॉइल मैग्नेट के पास जा रही है या फिर कॉइल मैग्नेट से दूर जाए तब भी क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो इनमें से कोई भी एक डायग्राम आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, या फिर उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ वायर कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इन द कॉइल। यदि हम उस वायर को, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, ठीक ही रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इन द कॉइल। ठीक ना, या हम ऐसे लिख सकते हैं, इन केस एसी जनरेटर या डायनामो, एसी जनरेटर और डायनामो में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट को बनाया जाता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी carries a current of 5 एम्पियर, P is a प्रोटॉन, P कोई प्रोटॉन है, ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर, 0.2 मीटर फ्रॉम इट एंड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट एज शोन इन फिगर। ये कोई वायर है ए बी, इस वायर में ए से बी डायरेक्शन में करंट बह रहा है। इस पॉइंट पर इस वायर से 0.2 मीटर की डिस्टेंस पर कोई प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। कैलकुलेट द फोर्स विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरियिंग कंडक्टर ए बी एग्जैक्ट्स ऑन द प्रोटॉन। ओके, हमें मैग्नेटिक फोर्स बताना है। कौन सा फोर्स,
एक कंडक्टर जो ए बी है इस प्रोटॉन पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी। तो देखो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, F इक्वल टू क्यू बी भी। इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे F इक्वल टू क्यू बी भी। अब यहाँ पर हमें बी नहीं पता है, तो बी के लिए हम कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे। देखो बी के लिए इस फार्मूले का यूज होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए डिस्टेंस r, दिस वन डिस्टेंस। ए देखो कोई लॉन्ग इन्फिनिट करंट कैरियंग कंडक्टर हो, वायर हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप करता है उसका फार्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। ये फार्मूला होता है। तो पहले हम इससे क्या निकालेंगे, बी को फाइंड आउट करेंगे। क्यू हमें दिया हुआ है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है। वी इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। तो या तो हम इस बी को यहाँ पुट करके डायरेक्ट एफ का फार्मूला बना लें इस तरह से। देखो ए एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू, बी की जगह हम क्या लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r इंटू भी। ये डायरेक्ट हम क्या करें, फार्मूला बना लें। अभी वैल्यू पुट कर दें, हमें क्यू पता है, क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7 होती है। अब आई हमें कितना दिया हुआ है 5 एम्पेयर दिया हुआ है, तो 2 इंटू 5। आर कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, इंटू भी 2 इंटू 10⁻6। तो न्यूटन में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा आंसर आपका, न्यूटन में। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 16 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। क्यू आपको पता ही है चार्ज ऑन प्रोटॉन। आई आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर, आर 0.2 मीटर दिया हुआ है, और भी कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ फिफ्थ का सेकेंड, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 55 ओम produces a full scale deflection for a current of 250 milliampere. How will you convert it into an ammeter having a range 0 से 3 एम्पियर। हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। S इक्वल टू क्या होता है, S इक्वल टू I G इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी होता है, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। देखो गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। सपोज करो ये एमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है। अब हम इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस वायर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस वायर इसके पैरेलल में, इस तरह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस से नोट करते हैं, शंट बोलते हैं। अब यहाँ से आई करंट आ रहा, कितना आ रहा, आई करंट। इसमें कितना करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में, आई जी करंट जाएगा। यहाँ पर कितना करंट बचेगा, आई माइनस आई जी बचेगा, ठीक है, क्लियर। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर और शंट कैसे हैं, पैरेलल में है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है पैरेलल में कैसा होता है, सेम होता है। तो आई जी इंटू जी, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा, ये इन दोनों के इंटू के बराबर, आई माइनस आई जी इंटू एस।
तो एस का ही फार्मूला बन जाएगा, इसको हम इसके नीचे लाएंगे, इसके इक्वल में है, तो ये एस का फार्मूला बन जाएगा आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। अब यदि ये फार्मूला याद नहीं है आपको, तो आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए, इसका डेरिवेशन आना चाहिए। ये गैल्वेनोमीटर है, पैरेलल में हमने एक शंट को यूज किया। अभी आई करंट आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में आई जी करंट जाएगा, तो शंट से होगा कितना करंट जाएगा, आई माइनस आई जी करंट जाएगा। अब आई जी इंटू जी इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस आई जी इंटू एस, दोनों क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा, सेम होगा। जब पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होता है, सेम होता है। तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, आई जी इंटू जी। शंट वायर का पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, आई माइनस आई जी इंटू एस। अब इसमें ये फार्मूला बन जाएगा आपके, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या लगाना है। देखो तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। एस इक्वल टू आई जी कितना दिया हुआ है, आई जी मतलब है फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दे रहा है गैल्वेनोमीटर, 250 मिली एम्पियर। तो हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻³ मिली हटेगा तो 10⁻⁻³ आ जाएगा। जब मिली हटता है तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻³ जी। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 55 ओम, इंटू 55 हो जाएगा अपॉन आई। आई कितना दिया हुआ है हमें, आई दिया हुआ है 3 एम्पियर 3, और आई जी कितना दिया हुआ है, आई जी दिया हुआ है हमें 250 इंटू 10⁻⁻³ इंटू क्या है, बस ये हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई जो हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। ओके अंडरस्टैंड। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। ओके अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझते हैं। स्टेट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट हाउ वेक्टर ई बी एंड सी आर ओरिएंटेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें पता है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। क्या लिखेंगे हम, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इतना भी चल जाएगा, या फिर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या फिर डायग्राम बना सकते हैं आप। क्या बना सकते हैं, डायग्राम। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन विच इज यूज टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कौन, किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज होता है, एक्सरे का यूज होता है। तो इसका आंसर सिर्फ एक्सरे लिखना ही सफिशियंट होगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, क्या बोला गया है, ये बोला गया है नेम एनी 2 फेनोमेना विच टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो एक तो रिफ्रैक्शन होता है, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, और डिस्पर्सन होता है। तो इन तीनों में से कोई 2 लिखना है आपको। क्या लिखना है, कोई भी 2 आपको लिखना है इन तीनों में से। ओके या तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं और डिस्पर्सन लिख सकते हैं, या फिर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन लिख सकते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम। ओके विद रेफरेंस टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरबिडन बैंड और एनर्जी लेवल। फॉरबिडन बैंड ऑफ एनर्जी लेवल क्या होते हैं, ठीक ना। और दूसरे में पूछा गया है इन विच मटेरियल फॉरबिडन बैंड इज एब्सेंट। तो देखो इनके आंसर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक तो आंसर हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। फॉरबिडन बैंड क्या होता है, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ऐसा भी लिखा जा सकता है आंसर। या फिर हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑक्यूपाई बिटवीन द बैलेंस बैंड
एंड कंडक्शन बैंड। या फिर हम इस डायग्राम को भी बना सकते हैं, ठीक है, डायग्राम को भी बना सकते हैं हम। ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, ये आपका बीच में जो स्पेस है वो क्या है, फॉरवर्डन बैंड है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक ना, 7th 8th का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन विच मटेरियल अ फॉरवर्डन बैंड इज एब्सेंट। तो फॉरवर्डन बैंड किस में एब्सेंट रहता है, कंडक्टर में रहता है, कंडक्टर। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, कंडक्टर लिख सकते हैं, और मेटल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मेटल, या फिर कॉपर भी लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ भी लिखा जा सकता है, सब में आपको नंबर मिलेंगे, ठीक ना। यहाँ पर गुड लगा लेना, गुड कंडक्टर, क्या गुड कंडक्टर, मेटल होते हैं गुड कंडक्टर, तो अपना एक आंसर गुड कंडक्टर हो जाएगा, या फिर मेटल हो जाएगा, या फिर कॉपर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट सेक्शन जो सी सेक्शन है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।